जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी शुरू करेंगे कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी की परिभाषा क्या होता है। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। बायोलॉजी का हिंदी जीव विज्ञान होता है। और जीव विज्ञान को दो शाखाएं बांटा गया है। एक होता है बॉटनी और एक होता है जूलॉजी। जीव विज्ञान के मतलब होता है कि जीवों के बारे में अध्ययन करना। यहाँ पे बॉटनी के मतलब होता है पादप विज्ञान और जूलॉजी के मतलब होता है जंतु विज्ञान। बॉटनी के मतलब क्या होता है? पादप विज्ञान। और जूलॉजी के मतलब क्या होता है? जंतु विज्ञान। अब बॉटनी की परिभाषा क्या होगा उसको जानेंगे। जिस विज्ञान में हम लोग पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे उसको हम लोग पादप विज्ञान बोलेंगे, और जिसमें हम लोग जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे उसको हम लोग जंतु विज्ञान बोलेंगे। पादप विज्ञान का पिता थियोफ्रेटस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? थियोफ्रेटस। और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को बोलते हैं। जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु हैं और जीव विज्ञान के भी जनक अरस्तु हैं। पादप विज्ञान के पिता थियोफ्रेटस और जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु, और पूरा बायोलॉजी के पिता अरस्तु हैं। हम लोग परिभाषा भी क्लियर कर लिए कि जिसमें पेड़ पौधों को अध्ययन किया जाता है उसे हम पादप विज्ञान बोलते हैं, और जिसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। अब हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? सेल के बारे में। हम लोग सेल पढ़ेंगे। सेल मतलब कोशिका होता है। पहले हम लोग कोशिका के बारे में जानेंगे। शरीर के सबसे छोटा इकाई को कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका। शरीर के सबसे छोटा इकाई कोशिका है। कोशिका की खोज कौन किया है? तो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। अब ये जो रॉबर्ट हुक है वो मृत कोशिका की खोज किया है। मृत कोशिका। एक होता है जीवित कोशिका और एक होता है मृत कोशिका। तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक और जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक किया है। कौन किया है? लीवेनहॉक। कौन किया है? लीवेनहॉक। शरीर के सबसे छोटा इकाई को कोशिका बोलते हैं। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट हुक। और कब किया? तो 1665 में। कितना में? 1665 में। और जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक ने किया। मतलब जो हम लोग के शरीर में जो कोशिका होता है जो मर जाता है उसको मृत कोशिका, और जो जिंदा होता है उसको जीवित कोशिका बोलते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और हम लोग के एग्जाम में पूछता है कि ओवरऑल में पूरा जितना भी जीव जंतु होते हैं उसमें सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? तो अगर सबसे बड़ा पूछेगा तो शुतुरमुर्ग के अंडा होता है। क्या होता है? शुतुरमुर्ग के अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडा में सबसे बड़ी कोशिका पाया जाता है। अगर पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। बड़ा पूछेगा तो शुतुरमुर्ग के अंडा, और छोटा पूछेगा तो माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका। माइक्रोप्लाज्मा। हाँ, ओवरऑल में है। अगर शरीर की सबसे छोटा इकाई बोलेगा तो कोशिका,
मानव शरीर की सबसे छोटा इकाई कोशिका, और बोलेगा कि ओवरऑल में सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है, तो शुतुरमुर्ग के अंडा का। और ओवरऑल में बोलेगा कि सबसे छोटा कोशिका किसका होता है, तो माइक्रोप्लाज्मा का। किसका? माइक्रोप्लाज्मा का। अब यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे 1674 में लीवेनहॉक जीवित कोशिका की खोज किया था। एक चीज और, मृत कोशिका को हम लोग बायोलॉजी के भाषा में नेफ्रोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस। मृत कोशिका को क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस। ऐसे हम लोग के शरीर में एक और कोशिका होता है जिसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। वो ब्रेन में होता है। अगर शरीर के कोई पार्ट अगर कट जाता है, जैसे हम लोग के यहाँ पे हाथ है, तो हाथ का कोई पार्ट कट गया तो दोबारा वहाँ पे कोशिका विभाजन हो जाता है। लेकिन जो मस्तिष्क में हम लोग का एक कोशिका होता है जिसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, वो एक बार अगर मृत हो जाता है तो दोबारा वो उत्पन्न नहीं होता है, माने दोबारा उसका विभाजन नहीं होता है। इसलिए जो मानव होता है उसका क्या होता है? मौत हो जाता है। तो शरीर जो तंत्रिका कोशिका उसका क्या ना होता है? विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका कहाँ होता है? दिमाग में। उसका विभाजन नहीं होता, इसका विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में। और जो हम लोग का शरीर का जो कोशिका होता है उसका विभाजन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? कोशिका के बारे में। ये मान लो कोशिका है। क्या है? कोशिका। कोशिका के बगल से इस तरह का रचना होता है। इस तरह का जो झिल्ली होता है उसे हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और परत होता है। इस तरह से, इसे हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। जो कोशिका झिल्ली होता है वो जीव जंतु में होता है, और जो कोशिका भित्ति होता है वो पेड़ पौधे में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली कहाँ पाया जाएगा? जीव जंतु में। जीव जंतु में क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली। और कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में। और जो कोशिका भित्ति होता है वो सेलुलोज का बना होता है। किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का। सेलुलोज। एक चीज और, जो मानव का जो कोशिका होता है वो गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। और पेड़ पौधा का जो कोशिका होता है चौकोर होता है। कैसा होता है? चौकोर। मानव या जीव जंतु का जो कोशिका होता है वो गोलाकार होगा, और जो पेड़ पौधों का होगा वो चौकोर होगा। कोशिका भित्ति किस में पाया जाएगा? पेड़ पौधे में। ये बना किस चीज का होता है? सेलुलोज का। और यहाँ जो कोशिका झिल्ली है ये किस में पाया जाता है? जीव जंतु में। अब हम लोग कोशिका के अंदर क्या क्या चीज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह है। क्या है? कोशिका का ऊर्जा गृह। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस ऑफ द
सेल बोलते हैं, हिंदी में इसका कोशिका का ऊर्जागृह है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलता है? क्रेब्स चक्र, जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्रेब्स चक्र चलने के कारण क्या होता है? क्रेब्स चक्र चलता है जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया है? अल्टमैन। एक चीज और, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी। अब हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रव्य जालिका को कोशिका का कंकाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोशिका का कंकाल। इसको अंतःप्रद्रव्य जालिका को कोशिका का कंकाल बोला जाता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका एक कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। आंतरिक सहायता प्रदान करता है। कोशिका का कंकाल किसको बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। उसके बाद आंतरिक सहायता कोशिका को कौन देता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होता है। एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ। और एक होता है रफ, ROUGH, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ के मतलब होता है क्या? स्मूथ के मतलब होता है मुलायम। ये एकदम मुलायम होता है इस तरह से। एकदम इस तरह से मुलायम रहेगा, इस तरह से एकदम। और जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा इस तरह से रहेगा, इस तरह से। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा का निर्माण करता है। क्या करता है? वसा का निर्माण करता है। और जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन का निर्माण करेगा। प्रोटीन का निर्माण करता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज का निर्माण करेगा? प्रोटीन का। और स्मूथ वसा का निर्माण करता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होता है, इसलिए किस चीज का निर्माण करता है? प्रोटीन का। अब हम लोग राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज के बारे में? राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। उसके बाद राइबोसोम दो तरह के होता है। राइबोसोम दो तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं।
एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को 70S बोला जाता है और यूकैरियोटिक को 80S बोला जाता है। प्रोकैरियोटिक को क्या बोला जाएगा? 70S। और यूकैरियोटिक को 80S। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है वो अविकसित होता है। कैसा होता है? अविकसित। और जो अविकसित होता है यानी कि एक कोशिकीय जीवों में। एक कोशिकीय जीव यानी कि अमीबा, जीवाणु, विषाणु, ETC। और यूकैरियोटिक जो कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका, इसको 80S बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 80S। और ए विकसित कोशिका होता है। विकसित कोशिका होता है। विकसित के मतलब कि इसमें सांस लेने के लिए नाक होता है, सुनने के लिए कान होता है, खाने के लिए मुंह होता है, देखने के लिए आँख होता है। लेकिन जो अविकसित कोशिका है उसमें एक ही अंग से हर काम होता है। लेकिन इसमें हर काम के लिए एक क्या होता है? विशेष अंग होता है। इसलिए इसे विकसित कोशिका बोलते हैं। और ये बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में मानव, जानवर, पक्षी, जलीय जीव, ETC। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना यानी निर्माण करना। राइबोसोम दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक 70S, एक यूकैरियोटिक 80S। प्रोकैरियोटिक अविकसित होता है यानी एक कोशिकीय, मैंने जो एक कोशिका से बना हो उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका, और जो बहुत सारे कोशिकाओं से बना है उसे यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। जैसे में अमीबा, जीवाणु, विषाणु, ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिका है। यूकैरियोटिक विकसित होता है और ये बहुकोशिकीय होता है। और ये मानव, जानवर, पक्षी, जलीय जीव, ETC में पाए जाते हैं। अब हम लोग कोशिका में गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज़ के बारे में? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया। कैमिलो गोल्जी ने किया। इसका काम है पदार्थों का परिवहन करना। क्या करता है? पदार्थों का परिवहन। पदार्थों का परिवहन के मतलब कि कोशिका में जो भी पदार्थ हो उसको एक जगह से दूसरा जगह ले जाने का काम कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। या हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े कि इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ऊर्जागिरी। उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के कंकाल बोला जाता है और यह क्या करता है? आंतरिक सहायता देता है। उसके बाद हम लोग राइबोसोम के बारे में पढ़े कि यह प्रोटीन का क्या करता है? संश्लेषण करता है यानी कि निर्माण करता है। उसके बाद गोल्जी बॉडी के बारे में हम लोग पढ़े कि यह पदार्थों का क्या करता है?
पदार्थों का परिवहन यानी यातायात एक जगह से दूसरा जगह ले जाता है, और इसका खोज कौन किया है? कैमिलो गोल्जी। अब हम लोग सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सेंट्रोसोम। एक होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के काम क्या है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम है कोशिका का विभाजन करना। किस चीज का विभाजन करना? कोशिका का विभाजन करना। सेंट्रोसोम अगर शरीर में ना होगा तो कोशिका विभाजन नहीं होगा। मान लिया कि मेरा शरीर कट गया, मान लो कि मेरा शरीर कट गया, अब यहाँ पे कट गया, वो तब तक नहीं भराएगा जब हम लोग के शरीर में कोशिका का विभाजन नहीं होगा। और कोशिका विभाजन कब होगा? जब शरीर में सेंट्रोसोम होगा। हम लोग को जो शरीर है और शरीर में जो माथा है यानी हेड, उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसीलिए तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं कर पाता है। अगर हम लोग को ब्रेन में भी सेंट्रोसोम पाया जाता तो तंत्रिका कोशिका का क्या होता? विभाजन होता। और विभाजन होता तो अगर हम लोग माथा में अगर हम लोग को चोट भी लगता तो दोबारा विभाजन होके कोशिका वहाँ पे आ जाता। लेकिन ये न होने के कारण आदमी का सीधे क्या हो जाता है? मृत हो जाता है। आदमी मतलब मर जाता है। तो कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम के वजह से होता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सेल प्लेट के द्वारा क्या होता है? कोशिका विभाजन। सेंट्रोसोम का खोज बोबरी ने किया है। किसने? बोबरी ने। सेंट्रोसोम कोशिका को क्या करता है? विभाजन करता है। अब हम लोग लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज के बारे में? लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज लाइसोसोम लाइसोसोम का खोज किसने किया? डी डुब्बे ने किया है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। आत्महत्या की थैली बोला जाता है। लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम के अंदर एक जल अपघटक एंजाइम होता है। क्या होता है? जल अपघटक एंजाइम बोला जाता है। हाँ, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम के काम है कि अगर कोशिका के अंदर कोई मृत हो जाता है तो उसको नष्ट करना। मान लो कि माइटोकांड्रिया मृत हो गया, चाहे और कोई, चाहे इसमें गलत चीज़ है, अपशिष्ट पदार्थ है, तो उसको नष्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। ये अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने का काम करता है। अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करता है। उसके बाद अगर कोशिका में माइटोकांड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, उसके बाद सेंट्रोसोम अगर काम नहीं करेगा तो लाइसोसोम अपने आप को फाड़ लेता है। और लाइसोसोम में एक जल अपघटक एंजाइम होता है, जिससे फाड़ने के बाद पूरा जल अपघटक एंजाइम पूरा कोशिका में छितर जाता है, जिससे जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम सब क्या हो जाता है? मृत हो जाता है। तो इसको इसीलिए आत्महत्या की थैली बोला जाता है। और ये अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है? नष्ट करता है। अब हम लोग वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? वैक्यूल्स। यहाँ पे एक वैक्यूल्स होता है जिसे हम लोग रसधानी हिंदी में बोलते हैं। वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स के हिंदी रसधानी होता है। क्या होता है? रसधानी।
इसका काम है जल को संचित करना। क्या करना? जल को संचित करना। वैक्यूल्स के काम क्या है? जल को संचित करना। जीव जंतु में जो वैक्यूल्स होता है वो छोटा होता है। जीव जंतु में वैक्यूल्स क्या होता है? छोटा। लेकिन जो पेड़ पौधा होता है उसमें वैक्यूल्स बड़ा होता है। बड़ा होता है। वैक्यूल्स क्या करता है? जल को संचित करके रखता। अब हम लोग के एक चीज बच रहा है, केवल न्यूक्लियस। अब हम लोग कोशिका के अंदर जो लास्ट चीज होता है वो न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस, जो सेंटर में एकदम होता है, जिसको हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक, इंग्लिश में न्यूक्लियस। इसका कार्य जो है वो कोशिका का कार्य करता है नियंत्रण। कोशिका का न्यूक्लियस क्या करता है? पूरा कोशिका को नियंत्रण करता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, लाइबोस, यहाँ पे लाइसोसोम, सबको क्या करता है? नियंत्रित करता है। और अगर नियंत्रित, मान लो लाइसोसोम काम नहीं करेगा, सॉरी वैक्यूल्स काम नहीं करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम काम नहीं करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम नहीं करेगा, गोल्गी बॉडी काम नहीं करेगा, सेंट्रोसोम काम नहीं करेगा, तो ये संकेत देता है, लाइसोसोम को बोलता है इन लोग काम नहीं कर रहा है। उसके बाद लाइसोसोम अपने आप को क्या करता है? फाड़ लेता है। तो कोशिका को नियंत्रण भी करता है और ये लाइसोसोम को सूचना भी देता है। क्या देता है? सूचना भी देता है। और न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए हैं। रॉबर्ट ब्राउन।